बाबा साहब ने जाति के बारे में कुछ ऐसा लिखा जिसे 1916 से पहले किसी ने लिखने की हिम्मत नहीं की थी। दुनिया भर में कितने विद्वान हुए जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था की आलोचना की, लेकिन बाबा साहब वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जाति व्यवस्था के जड़ को पकड़ा। बाबा साहब ने केवल जाति की उत्पत्ति के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि जाति को समाज में बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए थे उनके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। साल था 1916। यह पहली बार था जब बाबा साहेब जाति पर विस्तार से अपने विचार रखने वाले थे। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेमिनार में विद्वानों ने जाति को लेकर बाबा साहेब के विचार जाने तो वे दंग रह गए, क्योंकि इस निबंध में बाबा साहेब ने जाति की उत्पत्ति, संरचना और उसके बने रहने के कारणों का गहन विश्लेषण किया। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई और समाज में जाति को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने एनालिसिस ऑफ कास्ट वाले वीडियो को इतना प्यार दिया। कई लोगों ने कमेंट किया था कि एनालिसिस ऑफ कास्ट को डिटेल्स में समझाते हुए वीडियो लेकर आइए। आपको बता दें कि एनालिसिस ऑफ कास्ट बाबा साहेब के राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 1 का ही एक छोटा सा हिस्सा था। बाबा साहेब के राइटिंग एंड स्पीचेस कई खंडों में बटा हुआ है, जिसका खंड 1 यानी वॉल्यूम 1 का ही एक और छोटा सा हिस्सा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो है कास्ट इन इंडिया यानी भारत में जाति। इसमें मुख्य रूप से बाबा साहेब का वह निबंध है जो उन्होंने 1916 में अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में प्रस्तुत किया था। इस निबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से भारतीय जाति व्यवस्था की गहराई से व्याख्या की थी। उन्होंने बताया कि जाति कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं बल्कि एक सामाजिक निर्माण है जिसे मनुष्यों ने स्वयं गढ़ा है, विशेष रूप से ब्राह्मणों ने अपने सामाजिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। बाबा साहेब का मानना था कि भारत में प्रारंभिक काल में समाज बाह्य गोत्र विवाह ही था। लोग अपने कुल या गोत्र के बाहर विवाह करते थे, परंतु जब कुछ समूहों ने अपने भीतर ही विवाह की परंपरा बनाई तभी जाति की शुरुआत हुई। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपना निबंध 9 मई 1916 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार में प्रस्तुत करते हैं। इसके 9वें पेज में बाबा साहेब लिखते हैं, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के लोगों के लिए बहिर्गोत्र विवाह एक विश्वास है और कोई भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि जातियों के भीतर अंतर्विवाह यानी समगोत्र विवाह होने के बावजूद बाहिर्गोत्र विवाह का सख्ती से पालन किया जाता है और समगोत्र विवाह यानी अंतर्विवाह का उल्लंघन करने की तुलना में बहिर्गोत्र विवाह का उल्लंघन करने पर अधिक कठोर दंड है। इसलिए आप तुरंत देखेंगे कि जब बहिर्गोत्र विवाह नियम है तो कोई जाति नहीं हो सकती, क्योंकि बहिर्गोत्र विवाह का अर्थ विलयन है, लेकिन हमारे पास जातियां हैं। परिणाम स्वरूप अंतिम विश्लेषण में जहां तक भारत का संबंध है, जातियों के निर्माण का अर्थ है बहिर्गोत्र विवाह पर समगोत्र विवाह का थोपा जाना। बहिर्गोत्र विवाह पर समगोत्र विवाह का थोपा जाना। एक बार और सुनिए, बहिर्गोत्र विवाह पर समगोत्र विवाह का थोपा जाना। इस बात को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर क्या समझाना चाहते हैं ये आप ठीक ठाक समझ जाएंगे। बाबा साहेब का मानना था कि जाति का सबसे बड़ा कारण समगोत्र विवाह है, यानी जब कोई समूह अपने भीतर ही विवाह करता है और बाहरी लोगों से विवाह निषिद्ध कर देता है। यह नियम समाज को भीतर से बंद कर देता है और उसे दूसरों से अलग कर देता है। अगर हम बाबा साहब के बातों को सीधे सीधे समझे तो उसका अर्थ ये निकलता है कि भारत में पहले लोग समगोत्र विवाह नहीं करते थे, लेकिन जब ब्राह्मणों ने अपनी जाति में विवाह की परंपरा शुरू की ताकि वे शुद्ध और श्रेष्ठ बने रहे, तो धीरे धीरे यह प्रथा अन्य वर्गों में भी फैल गई और समाज जातियों में बट गया। इन लोगों ने सिर्फ जाति ही नहीं बनाई बल्कि इसे सालों तक बनाए रखने के लिए कई व्यवस्थाएं भी की। बाबा साहेब के मुताबिक जाति को बनाए रखने के लिए समगोत्र विवाह को हर हाल में कायम रखना जरूरी था, लेकिन समाज में जब किसी जाति के भीतर पुरुष या स्त्री की संख्या असंतुलित हो जाती थी तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ सामाजिक उपाय भी गढ़े गए, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध और बाल विवाह। ये तीनों सामाजिक प्रथाएं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुताबिक जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विकसित की गई थी। आइए इसको सरल भाषा में समझते हैं। सती वह प्रथा थी जिसमें पति के मरने पर स्त्री को जलाकर उसकी मृत्यु कर दी जाती थी। बाबा साहेब के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य जाति की शुद्धता बनाए रखना था।
अगर पत्नी जीवित रहती और किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती तो यह जाति की पवित्रता और कुल की शुद्धता पर प्रश्न उठाता। इसलिए सती प्रथा ने महिलाओं की स्वतंत्रता को पूरी तरह सीमित कर दिया और जाति के भीतर परिवार और कुल की संरचना को संरक्षित किया। विधवा विवाह निषेध में विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। बाबा साहेब का तर्क था कि इसका उद्देश्य जाति में अनुक्रम और वंश की शुद्धता बनाए रखना था। यदि विधवा पुनर्विवाह कर लेती तो यह जाति और कुल के सामाजिक नियमों का उल्लंघन माना जाता। परिणाम स्वरूप महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता कम हुई और जाति की संरचना स्थिर बनी रही। इसी तरह बाल विवाह में लड़कियों और लड़कों को बहुत कम उम्र में ही शादी करा दी जाती थी। बाबा साहब के अनुसार इसका उद्देश्य भी जाति नियंत्रण और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना था। कम उम्र में विवाह होने से महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्र निर्णय लेने के अवसर कम हो जाते थे। इससे यह सुनिश्चित होता था कि जाति के भीतर परिवार और विवाह संबंध पूरी तरह नियंत्रित रहे। बाबा साहेब का विचार था कि ये तीनों प्रथाएं केवल धार्मिक रीति रिवाज नहीं थी, बल्कि बहिर्गोत्र विवाह पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई थी। इन प्रथाओं से समाज के ऊंच नीच, कुल और गोत्र के नियमों का पालन कड़ा हो गया। नतीजा ये हुआ कि महिलाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई और जाति व्यवस्था लंबे समय तक अडिग रही। ये समाज में इतनी गहरी हो गई कि आज भी ये भारतीय समाज में दिखाई देती है। अब चलिए हम अपने वीडियो के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। बाबा साहेब का निबंध न केवल जाति की उत्पत्ति संरचना को समझाने का मार्गदर्शन देता है, बल्कि यह आज भी उतना ही प्रभावशाली प्रतीत होता है, क्योंकि भारतीय समाज में जाति आधारित विभाजन और असमानताएं आज भी समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के समर्थक आज भी अंतर्जातीय विवाह के कट्टर विरोधी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि यह विवाह जाति के भेदभाव से परे होता है और समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया में यही समझाने का प्रयास किया है कि भारत में जाति कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि मानव निर्मित सामाजिक संरचना है। प्रारंभ में समाज में बहिर्गोत्र विवाह की प्रथा थी, यानी लोग अपनी जाति या गोत्र के बाहर विवाह करते थे, लेकिन धीरे धीरे समगोत्र विवाह को लागू किया गया, यानी गोत्र के भीतर ही विवाह करना अनिवार्य कर दिया गया। इसी को बाबा साहब लिखते हैं, जातियों के निर्माण का अर्थ है बहिर्विवाह पर अंतर्विवाह का थोपा जाना। जाति ने लोगों को जन्म के आधार पर वर्गीकृत किया और ऊंच नीच, कुल और गोत्र के नियम बनाए। समाज में महिलाओं और पुरुषों पर नियंत्रण के लिए प्रथाएं विकसित की गई, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध और बाल विवाह। समय के साथ साथ ये सामाजिक कुरीतियां तो खत्म हो गई, लेकिन धर्म ग्रंथों और धार्मिक रीति रिवाजों ने जाति व्यवस्था को स्थायी और अनुशासित रखा, जिसमें ब्राह्मण वर्ग ने स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए अन्य जातियों को निचले दर्जे में रखा। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जाति ने भारतीय समाज में समानता और स्वतंत्रता को बाधित किया। बाबा साहेब का तर्क था कि सच्ची स्वतंत्रता और लोकतंत्र तभी संभव है जब जाति की बेड़ियां टूटी। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में हैं, लेकिन बाबा साहेब के नज़रिए से देखें तो ये सच्ची स्वतंत्रता और लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि समाज आज भी जाति के जंजीरों में जकड़ी हुई है। आज भी जाति के आधार पर स्कूलों, विश्वविद्यालयों और यहाँ तक कि प्रशासनिक सेवाओं में लगे पिछड़ों के साथ जातीय घटनाएं घट रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रोहित वेमुला और IPS वाई पूरन कुमार का मामला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई के साथ हुए अमानवीय व्यवहार यह दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठा पिछड़े समाज का व्यक्ति भी जातिवाद का शिकार होने से बच नहीं सकता। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो और भी आपके लिए लेकर आएँ तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। और आप लोग YouTube में सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग YouTube में भी जा कर के सब्सक्राइब कर दें और Facebook पेज को भी फॉलो करें, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवास। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।